डेटा साइंटिस्ट वर्सेस डेटा इंजीनियर वर्सेस डेटा एनालिस्ट। तो देखते हैं क्या डिफरेंस रहता है तीनों में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स और क्या टूल्स इनमें यूज़ होते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट वो पर्सन होता है जो डेटा को एनालाइज करता है और उसमें से ट्रेंड एंड पैटर्न्स निकालता है, ठीक है। डेटा इंजीनियर वो पर्सन होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि वो डेटा स्टोरेज कर पाएँ, ठीक है। और डेटा एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो प्रेजेंट करता है डेटा को इन सिंपलर फॉर्मेट ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले पाए। कौन? सीईओज या वो स्टेक होल्डर्स जिनको कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करना नहीं आता है। क्या स्किल्स चाहिए होते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए? स्टैटिस्टिकल्स एंड मैथमेटिकल्स एनालिटिकल टूल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर किसी डेटा साइंटिस्ट को स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई नहीं करना आता है डेटा पे, तो वो एनालिसिस नहीं कर पाएगा। और एक डेटा का एनालिसिस करना ही मेन काम डेटा साइंटिस्ट का होता है, ठीक है। डेटा इंजीनियर का मेन जो स्किल्स होते हैं वो डेटाबेस और डेटा वेयरहाउसिंग स्किल्स होते हैं, ठीक है। अगर उन्हें डेटा वेयरहाउसिंग या डेटाबेस मैनेजमेंट के स्किल्स नहीं आते होंगे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना और उसे ऑप्टिमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा डेटा इंजीनियर के लिए। तो इस तरीके की स्किल्स उन्हें आना बहुत ज़रूरी होता है। और डेटा एनालिस्ट को विजुअलाइजेशन एंड मॉडलिंग की स्किल्स आना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से डेटा को हम सेव करके रख सकते हैं, किस वे में सेव कर सकते हैं, किस स्ट्रक्चर में सेव करके रख सकते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ग्राफिकल फॉर्म या कौन से चार्ट्स का यूज़ करना है, डैशबोर्ड्स। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन टूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लिख सकते हैं जैसे कि R, SQL एंड पाइथन। कुछ डेटा साइंटिस्ट को जो है बहुत ही यूज़फुल होती हैं उनके लिए। डेटा इंजीनियर को जो टूल्स सीखने चाहिए, जावा, पाइथन, स्काला जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या टूल्स सीखने चाहिए। एक डेटा एनालिस्ट को R, SQL, पाइथन और भी जैसे टूल्स होते हैं जैसे कि पावर BI, इस तरीके के टूल्स डेटा एनालिस्ट को आने चाहिए। R स्टूडियो, ताकि वो डेटा विजुअलाइजेशन कर सके उन सब चीज़ों में, ठीक है। एवरेज सैलरी कितनी होती है? तो ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि उसकी स्किल्स कैसे हैं, क्या है। और एक और चीज़ पे वेरी करती है मार्केट में। बट अगर देखा जाए कि एवरेज सैलरी फॉर डेटा साइंटिस्ट होती है 13.5 लाख रुपीज़ इन इंडिया, डेटा इंजीनियर के लिए 14.7 लाख एंड एक डेटा एनालिस्ट की सबसे कम होती है जो कि 8 लाख पर एनम होती है, ठीक है। तो ये एवरेज सैलरी पर एनम होती है इन इंडिया, ठीक है। ये वेरी भी कर सकती है। और देखते हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके की होती है डेटा साइंटिस्ट की। तो सबसे पहले डेटा एनालिसिस करना, डेटा एनालिसिस करके ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फाइंड आउट करना उसके अंदर, ठीक है। मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल बनाना भी डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, क्योंकि अगर आप एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स नहीं बना पाओगे तो आप उसको एनालिसिस नहीं कर पाओगे एक्सेल में, या बहुत बड़े बड़े टूल्स होते हैं पावर BI टूल्स, R स्टूडियो, जिस पर डेटा एनालिसिस किया जा सकता है, जहाँ पर मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। तो उस तरीके के मॉडल डेवलपमेंट आना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा साइंटिस्ट की। और लास्ट होता है कोलैबोरेशन, कोलैब करना, ठीक है। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से आएगा, तो डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। तो एक डेटा साइंटिस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लोगों के साथ कोलैब करना पड़ेगा कि किस तरीके का डेटा उन्हें चाहिए, क्यों उन्हें डेटा एनालिसिस करवाना है। तो कोलैबोरेशन भी एक उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेटा इंजीनियर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा पाइपलाइन मैनेजमेंट, ठीक है। पाइपलाइन मतलब कि डिज़ाइन करना, बिल्ड करना, मेंटेन करना डेटा पाइपलाइंस को। डेटा पाइपलाइंस होती हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र होता है डेटा का बिटवीन डिपार्टमेंट्स, स्टोरेज होता है, एनालिसिस होता है। तो डेटा पाइपलाइन मैनेजमेंट करना एक डेटा इंजीनियर का बहुत बड़ा काम होता है ताकि वो डेटा की क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रख सके। फिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यही काम नहीं होता कि सिर्फ डेटा एक स्टोरेज बिल्ड करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उसको ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जब हमें डेटा की रिक्वायरमेंट हो उस डेटा स्टोरेज से हम बहुत जल्दी डेटा निकाल पाएँ और उसमें कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मार्केट के साथ साथ नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आती हैं, डिफरेंट आपके टेक्नोलॉजीज आती हैं, AI आ गया जैसे। तो इस तरीके से उनके साथ भी कोलैब करके उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन किनके साथ? डेटा साइंटिस्ट के साथ, डेटा एनालिस्ट के साथ, कि किस तरीके का डेटा होने चाहिए, किस तरीके कितना डेटा है, कि कितना स्केलेबल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, उन्हें किस तरीके का डेटा चाहिए, हिस्टोरिकली प्रेजेंट डेटा चाहिए। तो कोलैबोरेट उनको करना पड़ता है डेटा इंजीनियर्स को। डेटा एनालिस्ट का काम सबसे पहला होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि कितना रिक्वायरमेंट है कंपनी की, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा चाहिए। डेटा एनालिस्ट का काम सिर्फ उसको डेटा प्रेजेंट करना नहीं होता, डेटा कलेक्शन भी होता है,
डेटा एनालिस्ट बेसिकली आपका कभी कभार डेटा को एनालाइज भी करता है। बहुत ऑर्गेनाइजेशन में डेटा एनालिस्ट का काम एनालिसिस का भी होता है, प्लस डेटा कलेक्शन का भी होता है, डेटा प्रेजेंटेशन इन सिंपलर फॉर्मेट भी होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपको एक लिखना है कि भाई किस तरीके की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, कितना डेटा चाहिए, क्या डेटा चाहिए। इनसाइट जनरेशन भी काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कि वो डेटा एनालिसिस भी करते हैं, पैटर्न और ट्रेंड्स भी अनकवर करते हैं, जनरेट करते हैं इनसाइट्स, ठीक है, थ्रू उनको एक प्रेजेंट फॉर्म में अप्लाई करके। डेटा विजुअलाइजेशन भी इनका एक काम होता है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी इनका एक काम होता है, ठीक है, कि सारे स्टेक होल्डर्स को एंगेज कर सके, सबको, जैसे सीईओज हैं, क्रेडिटर्स, डेटर्स हैं, सबको, कस्टमर्स हैं, सबको एक सिंपलर फॉर्मेट में अपने डेटा को प्रेजेंट करे ग्राफिकल फॉर्मेट में, ताकि सब उनसे डेटा इंसाइट्स कर पाए। तो ये काम होते हैं डेटा एनालिस्ट के। सबका आपको इसको देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखते हैं करियर इन बिजनेस एनालिटिक्स। मैंने यहाँ पर कुछ करियर जो हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। तो सबसे पहला होता है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट कौन पर्सन होते हैं? वो पर्सन जो कि डेटा को एक सिंपलर फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं स्टेक होल्डर्स को, ताकि डिसीजन मेकिंग ली जा सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डेटा साइंटिस्ट वो पर्सन होते हैं जो डेटा में से, बिग डेटा में से अनकवर करते हैं ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को, डेटा एनालाइज करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं। डेटा इंजीनियर्स कौन होते हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज को, बिल्ड करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होते हैं? फाइनेंशियल एनालिस्ट वो पर्सन होते हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल डेटा में वर्क करते हैं, उनके एनालिसिस के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए। कंसल्टेंट कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा काफ़ी कंसल्टेंट होते हैं जो कंसल्ट करते हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस तरीके की रिगार्डिंग एनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन, कुछ भी डेटा को एनालाइज करके अगर आप कंसल्ट कर सकते हो तो कंसल्टेंट भी बना जा सकता है। स्टैटिस्टिशियन बना जा सकता है, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स लगा के डेटा को एनालाइज करना, तो एक स्टैटिस्टिशियन बना जा सकता है। डेटा आर्किटेक्चर बन सकते हो। डेटा आर्किटेक्चर कौन होते हैं? वो लोग जो बेसिकली एक मॉडल्स बनाते हैं डेटा को, कि किस तरीके से डेटा को हमें सेव करना है, स्टोर करना है किसी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में, तो वो होते हैं डेटा आर्किटेक्चर्स। तो ये आपके बिजनेस एनालिटिक्स के करियर होते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो आपका बिजनेस एनालिटिक्स का है, जो कि आर स्टूडियो। आर स्टूडियो क्या होता है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिकली सिंपल इफेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पे लोग डेटा हैंडल और स्टोरेज फैसिलिटी करते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जहाँ पे डेटा मैनेजमेंट करना होता है, तो वहाँ पर डेटा हैंडलिंग या स्टोरेज फैसिलिटी प्रोविजन के लिए आर स्टूडियो काम आते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ग्राफिकल फैसिलिटीज़ फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन के टूल्स भी प्रोवाइड कराता है कि डेटा को हम विजुअलाइज कर सके, डैशबोर्ड क्रिएट कर सके, डेटा को एनालाइज कर सके। बहुत सारे टूल्स इसमें प्रोवाइड होते हैं। इसके की फीचर्स देखते हैं। फास्ट कैलकुलेशंस, कोई भी डेटा पे हम फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उनके एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं, बहुत जो और भी डीप कैलकुलेशंस होती हैं उन पे लगा के देख सकते हैं, ताकि हम अपने डेटा को एनालाइज कर पाएँ। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। आप कहीं भी इसको मैक ओएस, विंडोज़ कहीं भी यूज़ कर सकते हो और किसी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपको डेटा कहीं और से आपको यहाँ पर शेयर करना है तो शेयरिंग भी बहुत इजीली पॉसिबल है, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे इसमें वाइड पैकेजेस हैं, फ्री भी हैं, इसमें कुछ पेड पैकेजेस भी हैं, और आप इसमें पैकेजेस को, फ्लेक्सिबल पैकेजेस हैं इसमें, तो वाइड पैकेजेस में वेराइटीज़ हैं। ओपन सोर्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सबके लिए ओपन टू यूज़ है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका बेसिक आता है, और अगर बहुत एडवांस चाहिए तो इसकी पेमेंट देके भी एडवांस मिलता है। एरर हैंडलिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी एरर, अगर डेटा में कोई भी एरर होता है उसको भी हैंडल करता है, और पूरे डेटा को मैनेज करने के लिए उसकी विजुअलाइजेशन, उसका एनालिसिस, स्टोरेज से लेकर हैंडलिंग सब कुछ ये करता है। अब देखते हैं कुछ डेटा टाइप्स। हमने देख तो लिया इसके क्या फीचर्स हैं और क्या बेसिकली होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पर डेटा टाइप्स पढ़ते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं आर स्टूडियो में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि किस तरीके से हमें डेटा को स्टोर करना है एक जगह पे, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। तो किस तरीके से हम डेटा टाइप, इसमें कितने और किस तरीके से हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आता है न्यूमरिक। न्यूमरिक में आते हैं रियल नंबर्स, जैसे कि डेसिमल्स और इंटीजर्स, जैसे कि 4, 5, 2.2, इस तरीके के नंबर्स को भी हम यहाँ सेव कर सकते हैं। न्यूमरिक फॉर्म में उसका डेटा टाइप हो गया। इंटीजर्स जो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 5L, ठीक है। एल यहाँ पर क्या होता है? डिक्लेयर्स दिस एज एन इंटीजर। एल यहाँ पर कोई भी नंबर को इंटीजर के फॉर्म में डिक्लेयर करता है कि इंटीजर के फॉर्म में लिखा गया है, तो इंटीजर के फॉर्म में भी एक डेटा टाइप होता है। दूसरा होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ABCD जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर, वो डेटा टाइप ABCD वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लॉजिकल होता है। लॉजिकल का मतलब होता है
बूलियन वैल्यूज जैसे कि ट्रू और फॉल्स, कोई चीज़ ट्रू है कोई चीज़ फॉल्स है तो वो लॉजिकल डेटा टाइप हो गया। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स के अगर हम जहाँ पर स्टोर करते हैं, जैसे कि 2+2 आई एक इमेजिनरी नंबर है, अगर आपने पढ़ा होगा इसे आयोटा कहते हैं उसमें आपके मैथमेटिकल टर्म्स में। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स को करते हैं। लॉजिकल के लिए ट्रू एंड फॉल्स अगर हम कर रहे हैं, कोई एक चीज़ ट्रू है कोई एक चीज़ फॉल्स है, उसके लिए लॉजिकल फॉर्मूला लगा रहे हैं, लॉजिकल डेटा टाइप। कैरेक्टर के लिए ABCD, इंटीजर्स के लिए हम L यूज़ करते हैं कोई भी नंबर के साथ जो होल नंबर्स के लिए होता है। न्यूमेरिक में डेसिमल्स इंटीजर्स सारे नंबर्स आ गए। जैसे एक एग्जांपल है, इस तरीके से कोडिंग होती है न्यूमेरिक वैल्यू 2.2। तो इस तरीके से आपकी कोडिंग होती है। इसको ये करते हैं डेटा टाइप ताकि कोई भी डेटा जो हम लिख रहे हैं वो वही डेटा रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे डेटा में नंबर्स हैं तो कोई भी वहाँ पर ABCD या कैरेक्टर वाली वैल्यू ना हो, इसलिए हमारे डेटा टाइप ज़रूरी होते हैं डेटा की रिलायबिलिटी, डेटा की पूरी डिडेंडेंसी को हटाने के लिए। तो ये होता है आपका डेटा टाइप्स। तो अगर किसी को कोई डाउट आता है इसके रिगार्डिंग तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।